नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को पेपर फर्स्ट के बाबर के जो युद्ध हुए हैं उसमें पानीपत के प्रथम युद्ध पर आज अपना व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और उसके क्या कारण रहे हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। तो सबसे पहले हम इसके कारणों पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो पता लगता है कि बाबर की असीम महत्वाकांक्षाएं थी, कि इसके लिए इसमें हम कह सकते हैं कि बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के कारण अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव लिखते हैं कि जब मध्य एशिया में बाबर को अपनी महत्वाकांक्षाएं मुरझाती हुई दिखाई दी, तब उसने अपने भाग्य की खोज का कार्य पश्चिमोत्तर में प्रारंभ किया था। रशब्रुक विलियम्स लिखते हैं कि सन 1514 से 1525 ईस्वी के बीच बाबर को जो हिंदुस्तान में कामयाबी मिली, वे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसी अवधि के दौरान बाबर को ऐसे तोपची मिले थे जिसमें थे मुस्तफ़ा कमाल, उस्ताद अली, इनके नाम हम ले सकते हैं, कि इनके सहयोग से एक शक्तिशाली तोपखाने का निर्माण किया गया और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में किया गया था। भारत के धन को लूटना भी पानीपत के प्रथम युद्ध का एक कारण रहा है, कि भारत की अतुल धन संपत्ति से जो कहते हैं बाबर भली भांति परिचित था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है। इसके अतिरिक्त विशेष बात यह है कि यहाँ जो स्वर्ण है वो बहुत अधिक यानी कि विपुल सिक्कों के रूप में मिलता है। अतः इस असीम धन संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति भी बाबर के पानीपत के युद्ध का एक कारण बनी थी, कि भारत में बाबर के आक्रमण से पूर्व राजनीतिक एकता और स्थिरता का अभाव था। सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति के अभाव में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए थे, जो सदैव आपस में लड़ते रहते थे। दिल्ली का सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी, वह अयोग्य, दुर्बल, अलोकप्रिय था। उसने अपनी अविवेकपूर्ण नीति से अनेक अफगान सरदारों को अपना शत्रु बना लिया था। अतः अफगान सरदारों के विद्रोह के कारण देश में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। बाबर के चरित्र, बाबर के अनुभव, बाबर की क्षमता की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि बाबर साहसी, युद्धप्रिय, दृढ़ संकल्पी, वीर सैनिक और कुशल सेनानायक था। उसे मंगोलों, ईरानियों, अफगानों आदि से निरंतर युद्ध करते रहने के कारण सैन्य संचालन और नवीन युद्ध प्रणालियों का अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया था, और काबुल में रहते हुए उसने उस क्षमता और साधनों को प्राप्त कर लिया था जिसके द्वारा वह अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा को पूरी कर सकता था। कहते हैं बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, कि 1519 ईस्वी से ही भारत पर जब उसने आक्रमण करने शुरू किए थे, और 1522 ईस्वी में उसने कंधार पर भी अधिकार करके अपनी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था। इसी समय कहते हैं पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया था। कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। पंजाब पर अधिकार कैसे किया उसने? जब बाबर 16 दिसंबर 1525 ईस्वी को सियालकोट की ओर बढ़ा था और उसकी सेना के अग्रिम दस्ते ने तेजी से लाहौर की ओर कूच किया, तो दौलत खां और गाजी खां, जो कि कहते हैं पंजाब विजय के सपने संजो रहे थे, मिलावत के दुर्ग में भाग गए थे। बाबर ने दुर्ग को घेर कर दौलत खां को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया, और उसने हुक्म दिया कि जिन 2 तलवारों को कमर में बांधकर दौलत खां मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ था, उन्हीं दोनों तलवारों को गर्दन में लटकाए हुए मेरे सामने हाजिर हो। इस दशा में कहते हैं दौलत खां के समक्ष बाबर के सामने उपस्थित होने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। दौलत खां को मीरानगर बंदी बनाकर भेज दिया गया। कहते हैं मार्ग में ही लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह पंजाब पर सुगमता से बाबर का अधिकार हो गया था,
और इब्राहिम लोदी से वह युद्ध की आवश्यक तैयारियां उसने शुरू कर दी थी कि दिल्ली की ओर बढ़ते हुए शाही सैनिकों से झड़पें और पानीपत पहुंचना। बाबर दिल्ली की ओर बढ़ता गया और मार्ग में उसे दिल्ली राज दरबार के अनेक सरदारों से सैनिक सहायता के आश्वासन भी मिलते रहे। सुल्तान इब्राहिम ने कहते हैं विशाल सैनिक तैयारियां की हुई थी और उसके अग्रिम दस्ते जो थे वो शत्रु को रोकने के लिए चल पड़े थे। 26 फरवरी 1526 ईस्वी को शहजादे हुमायूं ने पहली बार शाही सेना के अग्रभाग से सफल मोर्चा लिया था और हमीद खान जैसे अनुभवी सेनानायक को पराजित कर सैकड़ों अफगानों को उसने बंदी बना लिया था। शत्रु की भागती हुई सेना का पीछा करने वाले मुगल सैनिकों ने हिसार फिरोजा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद कहते हैं बाबर शाहाबाद पहुंचा और फिर यमुना के तट पर। इसके बाद उसने सरसावा में पड़ाव डाला। वहां उसे यह खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि हातिम खान लोदी और दाऊद खान लोदी लगभग 5-6 हजार सवारों के साथ यमुना के उस ओर सुल्तान इब्राहिम के शिविर से 3-4 कोस आगे पड़ाव डाले हुए हैं। बाबर ने तुरंत 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को अपने कुछ सरदारों को आगे बढ़ने का आदेश दिया और इस सैनिक टुकड़ी ने अगले ही दिन आक्रमण करके हातिम खां को तो मौत के घाट उतार दिया और दाऊद खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इस पराजय से लोधी सैनिकों में भय और आतंक छा गया था। बाबर समुचित सैनिक व्यवस्था और व्यूह रचना करने के उपरांत सरसावा में आगे बढ़ा और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में जा धमका था। कहते हैं बाबर ने पहले से ही अनुभवी योद्धाओं और सरदारों की एक परामर्श गोष्ठी आयोजित करके यह तय कर लिया था कि कैसी सैनिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस जगह और कैसे युद्ध होना चाहिए। इन सब की उसने विचार विमर्श अपने सैनिकों के साथ कर लिया था। बाबर की व्यूह रचना के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो पता लगता है कि बाबर ने बहुत ही कुशल व्यूह रचना की थी। उसका जो दाहिना बाजू है वो पानीपत गांव तक फैला हुआ था और बायां जो था वो खुला और आरक्षित था। कहते हैं पूरी दूरी तक खाइयां खोदी गई थी और किलेबंदी कर दी गई थी। इन खाइयों को पेड़ की टहनियों से ढककर उन पर मिट्टी फैला दी गई थी जिससे वे ठोस जमीन लगे। सामने तोपखाना जमाया गया था और नियमित दूरियों पर खाली जगह छोड़ दी गई थी ताकि 200 घुड़सवार के छोटे दल बीच में से गुजरकर हमला कर सके। और जो दाहिने भुजा की कमान है वो हुमायूं के हाथ में थी। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा बाएं बाजू पर था और रिजर्व सेना घुड़सवारों के सेनापति अब्दुल अजीज के अधीन रखी गई थी और जो बाबर था वह स्वयं केंद्र में रहा था जिससे युद्ध का नियंत्रण और दिग्दर्शन वह कर सके। घमासान युद्ध और बाबर की निर्णायक विजय किस तरह से हुई? 12 से 20 अप्रैल 1526 ईस्वी तक दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी रही। 21 अप्रैल की सुबह दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। बाबर ने कहते हैं एक सुव्यवस्थित युद्ध लड़ा जबकि जो अफगान हैं वो अफगान सैनिक जो हैं वो लगभग अनियंत्रित और असंगठित युद्ध लड़ रहे थे। बाबर ने युद्ध का वर्णन अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस प्रकार किया है कि हमने दलों को आदेश दे रखा था कि वे दाएं और बाएं भाग की ओर से चक्कर काटकर शत्रु के पीछे पहुंच जाएं और बाणों की वर्षा करके युद्ध शुरू कर दें। और बाएं भाग की सेना में से सर्वप्रथम कहते हैं मेहंदी ख्वाजा ने युद्ध शुरू किया था। कहते हैं दरअसल अफगान सैनिकों को तो नियंत्रित करने वाला कोई निर्देशक दिमाग ही नहीं था, इसलिए उनके आक्रमण जो थे वो बहुधा गड़बड़ा जाते थे और जल्दी ही उन्हें चारों ओर से दबोचा जा सका। वे एक जल्दी से ही कहते हैं अनियंत्रित भीड़ सी बन गई थी। अफगान सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कहाँ आगे बढ़ें। लगभग आधे ही दिन में विशाल लोधी सेना मिट्टी में मिल गई थी। इब्राहिम के समीप कहते हैं एक ही स्थान पर 6000 आदमी मारे गए थे। अन्य स्थानों पर भी जो लाशें पड़ी थी उनकी संख्या 16000 रही होगी। किंतु आगरा पहुंचने पर हिंदुस्तानियों की बातों से पता चलता है कि इस युद्ध में 50,000 आदमी मारे गए होंगे। धन्यवाद।